वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट सितंबर 2026 विषय ईवीएस पेडागोजी परिसर अभ्यास को लेकर, परिसर अध्ययन को लेकर आज के इस वीडियो में हम 2011 से लेकर 2026 की परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि जिस प्रकार का प्रश्नों का सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से किया जाता है परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस प्रकार से पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक स्थान ऐसा है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र जन सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कौन सा है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए सभी को पता है कि सर ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लेह लद्दाख को कहा जाता है। मतलब आपका जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते गए अगले प्रश्न की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। अब देखिए जिस प्रकार से नॉर्मली महाराष्ट्र में मराठी के अलावा अहिरानी या और भी बोलियां बोली जाती है दोस्तों, उसी प्रकार से कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो देखिए कुडुक जो है दोस्तों वो झारखंड में बोली जाने वाली बोली है। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। विकल्प जो डी दिया गया है वो आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, राइट विकल्प होगा। चलिए बिल्कुल कंटेंट से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। अब देखिए दोस्तों संघ शासित प्रदेश कौन है, इस प्रकार का प्रश्न है। PYQ है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और डी जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न के संदर्भ में आपका क्या है, सही विकल्प होना है। ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का एक संघ शासित प्रदेश है जिसे 2019 में राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था। बाकी 3 विकल्प जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहेंगे, मणिपुर और मेघालय पूर्ण राज्य है। मतलब आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर जो है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सर प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के लोगों के संदर्भ में और मधुमक्खी के संदर्भ में प्रश्न जो है बार बार परिसर अभ्यास पर्यावरण अध्ययन में रिपीट हो रहे हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए। सर सही आंसर होगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। मतलब आपका विकल्प जो यहाँ पर बी दिया गया है, सर ऑप्शन जो बी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो बी रहेगा आपका वो राइट विकल्प यहाँ पर क्या है माना जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको 6 सितंबर 2026 ईवीएस पेडागोजी परिसर अभ्यास परिसर अध्ययन में पूछे जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक करते रहेंगे दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न क्या पूछा गया है कि वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। याद रखेंगे ओके, वेल्क्रो का उपयोग क्यों किया जाता है कि एक चीज को दूसरे के साथ चिपकाने के लिए। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों मतलब इसका निर्माण किसने किया था, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल आपका यहाँ पर क्या है सर सही आंसर रहेगा। विकल्प जो सी दिया गया है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट विकल्प होगा। दोस्तों इसके पीछे की कुछ कहानी है वो आपको यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि जॉर्ज मेस्ट्रल ने
1948 में प्राकृतिक मतलब पौधों के बीज से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो का आविष्कार किया था। किससे किया था? तो पौधों के बीज से प्रेरणा लेकर किया था। अब देखिए घटना किस प्रकार से है, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो घटना किस प्रकार से है, तो देखिए एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ टहल कर लौटे। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और कुत्ते पर कुछ बीज कांटेदार पौधों के बीज चिपके हुए हैं। अमूमन हम भी अगर खेत वगैरह से आते हैं तो इस प्रकार से चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने माइक्रोस्कोप से जांच की। जब उन्हें इन बीजों के सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पाया कि बीजों में छोटे छोटे कांटे थे जो कपड़ों के रेशों में अटक गए थे। ओके, और इसका आविष्कार किस प्रकार से हुआ, तो देखिए लास्ट में बताया गया कि इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने दोनों सतह को आपस में चिपकाने वाली सामग्री बनाई जिसे वेल्क्रो नाम दिया गया। यह दो फ्रांसीसी शब्दों मखमल और हुक से मिलकर बना है। मतलब आपका विकल्प जो यहाँ पर सी दिया गया था सर, ऑप्शन जो सी दिया गया था इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। दोस्तों टोटली कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है। सर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल बुरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा, मतलब रिपोर्ट लिखी। निम्नलिखित में से कौन से वृत्तांत अल बिरूनी के किताब में लिपिबद्ध किए गए थे। मानो कि अल बिरूनी का जो किताब है उसमें उसने भारत के संदर्भ में क्या लिखा, तो देखिए भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर है। तो देखिए पहला जो विकल्प है सर वो सही है। अगर आपने कंटेंट पढ़ा है तो आपको पता चाहिए कि पहला विकल्प सही है। सर हम बात करेंगे पहला विकल्प सही हो जाता है तो आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 कट हो जाता है, क्योंकि वहां पर फिर आपका पहला विकल्प नहीं दिया गया है। आपको कोई 2 विकल्प सही यहां पर बताने। आप देखिए एक तो एक होगा या फिर डी होगा, मतलब जिसमें सी वाला विकल्प दिया गया है। तो देखिए सी वाला विकल्प सही होगा, ए भी गलत है कि बावड़िया में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती थी। मतलब आपका विकल्प जो डी यहां पर दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 7 सर, 7वां क्वेश्चन पूछा गया कि जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार 2026 की परीक्षा में रिसेंटली यह प्रश्न पूछा गया था कि कम से कम डैश डैश तक जंगल में रहने वाले वहां के लोगों को जंगल तथा वहां के पैदा होने वाली चीजों पर हक मिल जाता है। तो देखिए कोई इंसान अगर 25 साल तक उस जंगल पर रहता है तो फिर वहां पर क्या है दोस्तों, उसको अधिकार मिल जाता है। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं दोस्तों, लेकिन परेशान नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसान क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। तो देखिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही है। अब देखिए पहला जो यहाँ पर अभिकथन है सर उसको हम कहेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण बताया गया कि सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही बात है, क्योंकि भेड़ और बकरी को ही सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो मतलब आपका ए और बी दोनों, ए और आर यहाँ पर दोनों क्या है दोस्तों, सही है। लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए आपका विकल्प बी सही हो जाएगा कि ए और आर सही है, किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया कि पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे मतलब शुरू थी, और यहाँ पर दूसरे में बताया गया कि पालतू किसको पहले बनाया गया है, भेड़ और बकरी को। दोनों वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन अलग अलग तौर पर यहां पर क्या है दर्शाए गए हैं। अगर आप बात करेंगे स्पष्टीकरण की तो देखिए सर दोनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है, लेकिन यह तथ्य कि भेड़ और बकरी सबसे पहले पाए गए थे, आर इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि यह प्रक्रिया दुनिया के हिस्से में धीरे धीरे क्यों चलती थी। ओके, तो मतलब आपको समझ गया कि यहां पर आपका बी वाला विकल्प सही है, सिर्फ व्याख्या नहीं हो रही है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है सर। 9वां प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता था। देखिए हड़प्पा में जो है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो भेड़ को पाला जाता था, बकरी को पाला जाता था, भैंस को पाला जाता था, लेकिन घोड़ा यहाँ पर पालतू जानवर नहीं था। घोड़ों का प्रयोग होता था लेकिन उनको पाला नहीं जाता था। ये बात भी आप समझेंगे। विकल्प जो डी रहेगा इस प्रश्न के संदर्भ में वो यहाँ पर क्या है, हमारा सही विकल्प होने वाला है। चलिए
ओके, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सर प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि भारतीय संघ मतलब यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो देखिए पिछले 25 सालों की अगर आप बात करेंगे सर, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि तेलंगाना बनाया गया, छत्तीसगढ़ को भी बनाया गया और लद्दाख को भी बनाया गया। मतलब आपका विकल्प जो यहाँ पर रहेगा सर, विकल्प आपका जो 2 रहेगा वो यहाँ पर क्या है इस प्रश्न के संदर्भ में सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लद्दाख, मतलब विकल्प 2 इस समूह हाल के दशकों में बने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ का गठन नवंबर 2000 में हुआ था, याद रखेंगे। तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था और लद्दाख को अक्टूबर 2019 में एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक से हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको अगर हमारे लाइव लेक्चर देखने हैं तो ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप हमारे लाइव लेक्चर देख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सर प्रश्न पूछा गया है कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधियां छात्रों में कुछ योग्यताएं और कौशल का विकास करता है। अब वो योग्यताएं और कौशल कौन से हैं आपको ये बताना है सीधे सीधे तौर पर। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पर दिए गए सर। तो देखिए हम कहेंगे सर कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने में मदद करता है, तो डेफिनेटली करता है। मतलब आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर ए वाला विकल्प सही होगा दोस्तों तो सबसे पहले हमने नजर डालना है ऑप्शन में, तो जहां पर ए नहीं है उसको हमने क्या कर देना है, हटा देना है। अब देखिए आपके पास बचे बी और डी 2 ऑप्शन, ठीक है। यहां पर अगला क्या बताया गया है कि स्थानों की दिशाओं को समझना। स्थानों की दिशाओं को समझना भी जो है दोस्तों यहां पर सही बताया गया है। मतलब आपका बी भी सही रहेगा। तो देखिए सर ऑप्शन बी में बी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपका विकल्प जो डी है वो अपने आप सही हो जाएगा कि प्रतीक और पैमानों की समझ भी यहां पर सही है। लेकिन ऑप्शन डी यहां पर सिर्फ गलत दिया गया है। मतलब आपका विकल्प जो डी है इस प्रश्न के संदर्भ में वो यहां पर क्या है सर, सही आंसर होगा। ऑप्शन जो डी आपका दिया गया है वो बिल्कुल सटीक आंसर माना जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, रणनीति, सहपाठी पुनर्निरीक्षण। ये किस चीज़ के उदाहरण है? इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम, आगमनात्मक उपागम या फिर सहपाठी समूह द्वारा सीखना। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए रचनात्मक उपागम इसको हम कहेंगे सर। ऑप्शन जो 1 रहेगा, विकल्प जो 1 दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्योंकि रचनात्मक उपागम की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो बताया गया है कि रचनात्मक उपागम एक बहुत बड़ा है और व्यापक सिद्धांत है जिसमें व्यावहारिक प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण और खोज विधि भी शामिल है। लेकिन यहाँ प्रश्न में दी गई सभी विधियाँ विशेष रूप से सहपाठी और समूहों के इर्द गिर्द केंद्रित है। ओके, इसलिए यह सहपाठी समूह द्वारा सीखने का सबसे सटीक और प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन इसको हम रचनात्मक उपागम कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं कहेंगे। ये बात को भी आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। सर प्रश्न नंबर 13 फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी प्रकार की प्रैक्टिस हमको करनी है जिस प्रकार के प्रश्न आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के
ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है? सबसे उपयुक्त कारण क्या है, सबसे उपयुक्त रीजन क्या है? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। फिर से आपको 4 विकल्प दिए गए सर, और 4 में से कोई 2 ही विकल्प आपके यहाँ पर सही होंगे, तो ध्यान से आंसर आप क्या है देंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर पहला है कि ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण। सर देखिए पहला सही हो गया। आप सबसे पहले ये ट्रिक को यहाँ पर यूज करेंगे कि पहला सही हो गया, जहां पर ए नहीं है उसको हटा देना है ऑप्शन में से। जहां पर ए नहीं है उसको हम क्या करेंगे सर, ऑप्शन में से हटा देंगे। अब आपके पास बचता है बी वाला विकल्प और सी वाला विकल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल डेफिनेटली करता है, तो आपका बी भी सही हो गया सर, हमको आंसर मिल गया, क्योंकि यहां पर बी नहीं है। ऑप्शन जो बी रहेगा आपका वो सही विकल्प होगा, क्योंकि ए और बी यहां पर क्या है तो सही विकल्प है। तीसरा चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, आंसर निकालने का ये स्मार्ट तरीका है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 सर, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी 2026 में यह प्रश्न पूछा गया था, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वह कौन सा खेल खेलती है? तो देखिए दोस्तों, इसको हम वेट लिफ्टर कहेंगे, वेट लिफ्टर कहेंगे इसको, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी आपका सही विकल्प माना जाएगा, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की एक महान भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर है। उन्होंने सिडनी 2000 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा सर। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मधुबनी पेंटिंग को लेकर भी अगर आप देखेंगे 2011 से लेकर 2026 की परीक्षाओं में तो कई बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हम सीधे सीधे सही विकल्प की बात करेंगे, क्योंकि इसमें चावल के घोले रंग भी शामिल होते हैं। तो देखिए, इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है, याद रखेंगे, बिहार में हुई है, मिथिला शहर में हुई है, तथा ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब डी वाला विकल्प, ऑप्शन जो डी रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में आपका क्या है, सही और सटीक आंसर यहां पर हो जाएगा। विकल्प जो डी दिया गया है सर वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीटेट सितंबर 2026 अपडेट क्वेश्चन सेट। दोस्तों पेपर 1 के लिए हमारे 50 अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। प्रत्येक विषय के लिए आपको यहां पर 10-10 प्रश्न संच दिए जाएंगे विथ आंसर की। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हिंदी पेडागोजी, मराठी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, ईवीएस पेडागोजी जिसको हम परिसर अध्ययन या परिसर अभ्यास कहते हैं, और गणित पेडागोजी जिसको हम मैथमेटिक पेडागोजी कहते हैं। दोस्तों प्रत्येक विषय के लिए आपको 10-10 प्रश्न पत्रिका विथ आंसर की दी जाएंगी। मतलब टोटल 50 क्वेश्चन सेट आपको सिर्फ 499 रुपए में यहां पर पीडीएफ के स्वरूप में दिए जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं 6 सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए हमने ये विशेष प्रश्न संच बनाए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है उसी प्रकार के प्रश्न संचों का प्रयोग हमने यहां पर किया है। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हमें हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत स्क्रीनशॉट देना है दोस्तों, और तुरंत आपको ये अपडेट क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार की प्रैक्टिस आपको करनी है दोस्तों, ये अपडेट प्रश्न संच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न संच यहां पर होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 सर, फिर से अभिकथन में क्या पूछा गया है कि घरों की सतह जमीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। ओके, दोनों पढ़ लेंगे आप, क्योंकि आपको समझ नहीं आएंगे, इस प्रकार का यह प्रश्न है। कारण दिया गया है कि गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को घर से दूर रखता है। तो चलिए यहां पर हम कहेंगे सर कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। मतलब आपका जो पहला विकल्प है, ऑप्शन जो एक इस प्रश्न के संदर्भ में दिया गया है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 सर, 17वां क्वेश्चन है कि पक्षियों का
अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको टीईटी में भी पूछा गया है और सीटेट में तो पता नहीं कितने बार पूछा गया है। उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? तो देखिए बया पक्षी, या फिर हम कहेंगे सर कि वीवर पक्षी। आपका यहाँ पर क्या है? सही विकल्प होगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसका कोई हिसाब नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18वां क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए सर, यहाँ पर में जो आपको विकल्प बी दिया गया है, ऑप्शन बी ओडिशा दिया गया है, वो यहाँ पर क्या है? आपका सही विकल्प होने वाला है। ऑप्शन जो बी दिया गया है बिल्कुल राइट विकल्प होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सर 19वां क्वेश्चन है, फिर से अभिकथन और कारण आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है सर कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम होती है, डेफिनेटली होती है। चलिए अभिकथन को यहाँ पर हमने सही बता दिया। कारण है कि विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो देखिए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन बात फिर से वही हो रही है कि व्याख्या नहीं हो रही है। व्याख्या नहीं हो रही है मतलब आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं हो रही है। विकल्प जो डी है वो सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि चूंकि कारण आर यह तो सही बताता है कि थीम आधारित शिक्षण आसान है, लेकिन यह अभिकथन एक ही मुख्य शैक्षणिक वजह कि बच्चों को पर्यावरण समग्र रूप से देखते हैं कि पूरी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसलिए आपका जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है, इस प्रश्न के संदर्भ में सही विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है? राइट विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल, जिसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं, नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अधिगम प्रतिफल कौन सा नहीं है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और अगर आप देखेंगे कि देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, ये यहाँ पर क्या है सर? आपका सही नहीं रहेगा। आपका विकल्प जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है? आपका राइट विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिसर अभ्यास को लेकर, ईवीएस पेडागोजी को लेकर 20 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। 399 रुपए में आपको पेपर 1 के नोट्स दिए जाएंगे, 399 रुपए में आपको पेपर 2 के नोट्स दिए जाएंगे दोस्तों। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो 499 रुपए में आपको दोनों पेपर के नोट्स दिए जाएंगे। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। क्योंकि परीक्षा में अब मैं आपको बता रहा हूँ 35-36 दिन का वक्त बचा है, ज़्यादा वक्त नहीं है और इतने वक्त में आप सीटेट की परीक्षा को आराम से क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। या अगर आपको पेपर 2 गणित के नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।